Very good evening to all of you. Good evening, guys. Good evening. So in today's session, we will discuss the 2012 December paper. 2012 का जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे. So this is the paper 3. Okay. I think सभी लोग जुड़ गए हैं. Okay. Good evening ma'am. Good evening sir. Very good evening to all of you. So I think now we should start. समय हो गया है. Okay. So in this session we will discuss the December 2012 paper 3. So now let me share the screen. आप प्लीज कंफर्म करना है जो स्क्रीन है विजिबल. प्लीज कंफर्म द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. यस. ओके. विजिबल. स्क्रीन विजिबल. ओके. Okay guys, so now let us start from the first question. Yes, okay. So the first question, this is the, one second guys, one second. The first question, डेवलपमेंटल सोशल वर्क एम एट. आपको ये बताना है कि विकास सामाजिक कार्य का लक्ष्य क्या होता है, क्या इसका एम होता है. 4 ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर. फर्स्ट ऑप्शन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग हो सके. ऑप्शन बी, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, उनका कम से कम उपयोग हो. ऑप्शन सी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, एक सही तरीके से इस्तेमाल हो सके. ऑप्शन डी, दैट इज द लिबरल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का उदारपूर्ण उपयोग. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो हियर वी आर डिस्कसिंग दी दिसंबर 2012 पेपर 3. हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन और काफ़ी पेपर डिस्कस कर लिए हैं अभी तक. आई थिंक 2013 के पेपर हो गए हैं सभी. सो इसी ऐसे ही सभी के सभी जो पेपर हैं PYQ सबको डिस्कस कर लेंगे बारी बारी से. सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए. ओके, सी, यस, नॉट विजिबल. सगार का मैम प्लीज आप इसको रिफ्रेश करिए, एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करिए. यस, मोस्ट ऑफ द आंसर इज सी. सो जो भी रिसोर्सेस संसाधन है उनका सही तरीके से बोल सकते हैं एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वही एक उद्देश्य होता है सोशल वर्क या विकासात्मक सामाजिक कार्य का. सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का सही रूप से उपयोग होना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोशल पैथोलॉजी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है. पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी है. ओके. सो सोशल पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड द कॉज ऑफ द सोशल इल्स. जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनकी क्या प्रकृति है, कैसे वो उत्पन्न हुई, क्या क्या कारण है उसका अध्ययन करना. स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी, या समाज के इतिहास के बारे में जानना. एंड स्टडी ऑफ साइकोपैथ्स, मन से संबंधित जो रोग होते हैं, मनोरोग बोलते हैं इसको, उसका अध्ययन करना. या फिर स्टडी ऑफ द सोशल टैबू, जो भी समाज के टैबूज हैं उन सब की स्टडी करना, जो मतलब बुराइयां जो हमारे समाज में है उन सब की स्टडी करना, प्रथाएं जो है. ओके, मोस्ट ऑफ द आंसर इज फर्स्ट. सेकंड का फर्स्ट आ रहा है. ओके. सो द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड द कॉज ऑफ द सोशल इविल्स. यस, पैथोलॉजी. सोशल पैथोलॉजी मीन्स हुआ आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, या बोल सकते हैं सोशल जो इविल्स हैं उनके नेचर, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनका अध्ययन करना. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर आपको मैच करना है. यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है, साथ ही साथ उनके प्रोपोनेट अर्थात जो थिंकर जो है उनके नाम मेंशन है जिनके द्वारा थ्योरी परफॉर्म की गई है. सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन सा कोड है करेक्ट होगा.
बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फेनोमेनोलॉजिकल, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी और लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई। फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी का मतलब होता है कि बोल सकते हैं काइंड ऑफ दी फिलोसफिकल स्टडी है जिसके माध्यम से आप किसी भी अनयूजुअल पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं। सो उसको ऑब्जर्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है कि हम पहले ये अंडरस्टैंड करें कि कोई भी पर्सन है वो कैसे दुनिया को देखता है, कैसे वो एक्सपीरियंस करता है समाज को, सोसाइटी को। उसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एक्यूरेट तरीके से हम उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं किसी भी पर्सन के बारे में। सो दिस इज काइंड ऑफ द फिलोसफिकल स्टडी, इसे बोलते हैं फेनोमेनोलॉजिकल। किसके द्वारा परफॉर्म की गई, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा परफॉर्म की गई थी साइकोएनालिटिकल थ्योरी। ऑप्शन नंबर ओके डी, डी बी बी ओके। जिसका भी जो बी आंसर दे रहे हैं प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर। ओके, प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और साइकोएनालिटिकल थ्योरी गिवन बाय द सिगमंड फ्रॉइड। ओके, मोटिवेशनल थ्योरी गिवन बाय द मैस्लो। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ईयर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑफ देयर ऑब्जर्वेंस बाय द यूएन। वो आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड, इंटरनेशनल वीमेंस ईयर एंड द इंटरनेशनल यूथ ईयर ऑफ एल्डरली पर्सन एंड आल्सो फोर्थ वन दैट इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली। इन चारों को आपको क्रम में लगाना है। मतलब ये इसकी जो आपको डेट पता होनी चाहिए या ईयर पता होनी चाहिए आपको, तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं ऑर्डर में। चारों के चारों यहाँ पर ऑप्शन मेंशन है, प्लीज बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ओके। अर्पिता मैम सी, डी, सी। ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार के काफ़ी एग्जाम में आते हैं और आपको सभी जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं उनकी डेट है इन सबको याद होना चाहिए। ओके, अगर याद नहीं है तो काइंडली इसको लिख लीजिए अलग से और याद करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी 1975, 1979, 1985, 85, 89, 1999। आई थिंक कुछ गड़बड़ है। एट्टी नाइन तो इसमें कहीं ओके, लेट मी चेक दिस। सबसे पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ चाइल्ड दैट इज ऑब्जर्व इन 1979। इंटरनेशनल वीमेंस ईयर दैट इज ऑब्जर्व इन 1975। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एल्डरली पर्सन इन 1990 एंड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली दैट इज इन दी 1989। ओके, तो यही आपका इसमें होगा। ये 9 दिसंबर 1989 को इसको ऑब्जर्व स्टार्ट किया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एल्डर फैमिली। सो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो जिसका भी सही है ओके, अदरवाइज आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसको बताइए कि किसका क्या आंसर होगा। फैमिली काउंसलिंग इज, परिवार परामर्श दैट इज द मैक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस या मेजो सोशल वर्क प्रैक्टिस और माइक्रो सोशल वर्क प्रैक्टिस, या सभी के सभी होंगे। ये अर्पिता मैम आपने 85, 99 लगाया हुआ है। 99 नहीं, आई थिंक 89 होगा। दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ 44 सेक्शन 82 ऑफ 9 दिसंबर 89। ठीक है, जनरल असेंबली के द्वारा इसको प्रोक्लेम किया गया था। एक बार इसको चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ओके, बी, सी। काफ़ी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। मैक्रो लेवल का आपको पता होना चाहिए, मैक्रो लेवल सोशल वर्क जो कि डील करता है सोशल वर्क नेशनली, इंटरनेशनली, ठीक है, डिफरेंट तरीके के पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाना, ओके, इन सब को डील करता है मैक्रो लेवल। ये मतलब सबसे बड़ा है। ओके, न उसके बाद आता है मीजो लेवल। मेजो लेवल मतलब होता है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, एजेंसी हैं, ग्रुप हैं,
so that is work on the in that level. And micro level basically deal with the individuals or कैन से group or the family. नाउ बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी, यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माइक्रो लेवल सबसे छोटे लेवल पर, माइक्रो सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीजो है, उसके बड़ा मैक्रो। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। माइक्रो लेवल आपका फैमिली से डील करता है, इंडिविजुअल से डील करेगा। मेजो लेवल आपका डील करेगा विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसी हैं, ग्रुप्स हैं, ओके। एंड द मैक्रो लेवल दैट डील विद द सोशल वर्क नेशनली, इंटरनेशनली, बाय मेकिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ऑल दीज थिंग्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। दिस इज द असर्शन रीजन क्वेश्चन। दोनों को पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। असर्शन में दिया है द फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर इज एम्पावरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ओप्रेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज में जो भी ओप्रेस सेक्शन है, अर्थात जो वल्नरेबल सेक्शन है, गरीब लोग हैं, ओके, वहाँ पर बात की जा रही है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर है उनका जो फंक्शंस होता है कि वो ऐसे लोगों की एम्पावर करें, उनको सशक्तिकरण करें उनका, और कैपेसिटी बिल्डिंग करें उनकी। एंड उसका रीजन दिया गया है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर होते हैं उनके पास अच्छी स्किल्स होती है एंड सेंसिटिविटी, ताकि वो ऐसी समस्याओं के साथ डील कर सकते हैं जो कि ऑप्रेस सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं, या जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनसे आसानी से डील कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द स्किल एंड द सेंसिटिविटी टू डील विद दिस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो रीजन आई थिंक इसका सही दिया गया है। आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑफ ए, ओके। अर्पिता मैम ए, सगारिका मैम ए, आलोक सर ए, बर्नाली मैम ए, अफसर सर, लिंगराजम ए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। आप डेली लेट होते हैं, आई थिंक आज भी आप लेट हुए हैं 15 मिनट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दोनों ही इसमें सही दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर की, ओके, और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि किस प्रकार से वो ऑप्रेस सेक्शन की सोसाइटी जो है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको एम्पावर कर सकते हैं। अगर उनके पास अच्छा स्किल है, दे आर मोर सेंसिटिव, तो उसके माध्यम से वो डील कर पाएंगे ऐसी समस्याओं के साथ। सो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर बताइए। द असर्शन रीजन क्वेश्चन, द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज डिसइंटीग्रेटिंग इन द मॉडर्न इंडिया। अगर बात करें जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे हमारे इंडियन कल्चर में, धीरे धीरे वो बिखर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, आधुनिक भारत में। तो उसका कारण क्या हो सकता है? कारण यहाँ पर दिया गया होगा, अगर वो सही से एक्सप्लेन कर देगा इस असर्शन को तो दोनों ही सत्य हो जाएंगे। सो इसका रीजन दिया है कि ट्रांजिशन फ्रॉम द एग्रेरियन टू द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब क्या है कि पहले जो हमारा समाज था, सोसाइटी थी, वो कृषि प्रधान सोसाइटी थी, मतलब ज़्यादा सब लोग कृषि पर आधारित थे, या बोल सकते हैं एग्रेरियन सोसाइटी थी। अब वो ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ से इंडस्ट्रियल की तरफ, तो इससे क्या है, लोग मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ज्वाइंट फैमिली का जो सिस्टम था वो न्यूक्लियर फैमिली में धीरे धीरे बदल रहा है। सो आई थिंक इसका रीजन भी सही दिया गया है और दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट, आई विल ट्राई टू कम अर्ली। यस, ओके, यस, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सत्य हैं और ये जो रीजन दिया गया है इसका सही से एक्सप्लेन कर रहा है इसको, ओके, कि ज्वाइंट फैमिली का क्या कारण है डिसइंटीग्रेट होने का, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सीट्स इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट? एससी के लिए कितनी जो है सीटें हैं रिजर्व हैं इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उन सब में? 22%, 17, 15, 19, 22। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8? सी, ओके, 8C, A, B, C, 15%। यस, राइट, 15% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि जो भी एजुकेशन संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन सीट्स हैं वो है 15%। यहाँ पर बात की जा रही है एससी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट? आपको ये बताना है कि वेलफेयर स्टेट का क्या फंक्शन नहीं है, इस पर आपको फोकस देना है।
टू मीट द नीड्स ऑफ द डिसएडवांटेज पॉपुलेशंस, जो भी गरीब लोग हैं, डिसएडवांटेज हैं, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम करना। टू कैटर टू द मेटलाइस्टिक नीड ऑफ पॉपुलेशन, जो लोग हैं उनकी जो मेटलिस्टिक नीड्स है उनको पूरा करना। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने बोल दिया आपको मछली चाहिए, मतलब उसे बोलते हैं मेटलिस्टिक नीड्स, जिनकी आपको बेसिक नीड के ऊपर जो ज़रूरतें हो जाती हैं उसको बोलेंगे आप मेटलिस्टिक नीड या डिजायर। टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक सर्विस ऑन द सब्सिडीज बेसिस इन द एरिया ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ को क्षेत्र में सब्सिडीज बेसिस को प्रोवाइड करना, ऐसी सर्विसेज जो होती हैं स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड कराना। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिया है मोस्ट ऑफ द आंसर। स्वामी जी आपका बी है, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए। बी आपने क्यों दिया है? अमीर और गरीब की जो खाई है उसको कम करना, तो ये तो कम किया जाता है ना सरकार के द्वारा वेलफेयर स्टेट में। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो किया जाता है, इसके माध्यम से जो पैसा होता है सरकार डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से जो गरीब लोग होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ताकि वो लोग भी एक अच्छी लाइफ जी सकें या उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बेहतर हो सके। सो ये तो आपका फंक्शन होता है एक वेलफेयर स्टेट का। और पहला भी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। ऑप्शन सी दिया है जो गलत है। यहाँ पर कोई भी वेलफेयर स्टेट होगी वो लोगों की जो मटेरियलिस्टिक नीड्स होती है उनको पूरा नहीं कर सकती, ओके, क्योंकि आपकी नीड्स जो मटेरियलिस्टिक नीड तो कुछ भी हो सकती है ना, सरकार सब कुछ नहीं करेगी आपके लिए। जो बेसिक नीड होती है उसको फुलफिल किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है विच इज नॉट द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्टहुड। आपको बताना है कि वयस्कता की एक जो विशेषात्मक जो विशेषता नहीं है, डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विकासात्मक विशेषता। इनोडेसिस, एडजस्टमेंट टू द रोल ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली एंड अर्निंग फॉर द एजिंग पेरेंट एंड सेविंग ऑफ फॉर द फ्यूचर। सो यहाँ पर बात की जा रही है एडल्टहुड की। इसको आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, नौशाद अली सर ए, मोनालिसा मैम ए, ओके। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सभी के आंसर सही आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका आप बोल सकते हैं बेट वेटिंग, मतलब जो बच्चे होते हैं वो जब उम्र उनकी मतलब बर्थ से लेकर 5 साल तक, सो वो मतलब ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टेज होती है, इसको बोलते हैं यूनिडेसिस, या बोल सकते हैं कि बेड वेटिंग करना। सो दिस इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन, नॉट द एडल्टहुड स्टेज। सो आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है विच इज नॉट द डेवलपमेंट स्टेज, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मेक करेक्ट पेयर ऑफ बाय मैचिंग द कोड ऑफ गिवन। आपको यहाँ पर करेक्ट पेयर करना है। अर्ली चाइल्डहुड, डिक्लाइन एज मतलब बुढ़ापा, एंड लेट चाइल्डहुड एंड द अडल्टहुड। इसको आपको पेयर करना है एडजस्टिंग टू द लॉस ऑफ पार्टनर्स, वॉकिंग, कॉम्पिटेंस एट वर्क एंड गेटिंग यूज टू लिविंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से दूर रहने यूज टू होना। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सो ये जो आपका ऑप्शन जो बी दिया है, डिक्लाइन एज मतलब होता है कि ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या समस्या हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसके साथ पेयर कर सकते हैं? वॉकिंग, कॉम्पिटेंसी टू द वर्क, गेटिंग यूज टू लिविंग फ्रॉम द पेरेंट्स और द एडजस्टिंग लॉस ऑफ पार्टनर्स। सो जो ओल्ड एज होती है उसी में डर होता है कि जो पार्टनर है उसका लॉस होना, और यू काइंड से सम काइंड ऑफ द एडजस्टमेंट, बिकॉज उम्र बढ़ती है तो पार्टनर्स की डेथ हो जाती है किसी प्रकार से उम्र बढ़ने से। सो द लॉस ऑफ पार्टनर। सो ये आपको पेयर करेंगे बी को फर्स्ट के साथ। सो द बी पेयर ओनली द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ ये आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। सो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। यस, मोस्ट ऑफ द आंसर करेक्ट। मोनालिसा मैम डी आपने लगाया है, कैसे? गेटिंग यूज टू लिविंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स। अर्ली चाइल्डहुड में तो वैसे भी आप फोर्थ नहीं लगा सकते हैं, तब तो पेरेंट के साथ ही रहना होता है ना, तो ये फोर्थ के साथ आपका वैसे भी पेयर नहीं करेगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। गलती से, अच्छा ओके, गलती से ठीक है, बट एग्जाम में गलती से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस में लगाना है इसको। डायग्नोस्टिक समरी, होम विजिट, इनटेक इंटरव्यू एंड रेफरल। सोशल वर्क प्रैक्टिस, इसको आपको बताइए इसमें सीक्वेंस कौन सा कोड करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को आसानी से लगाया जा सकता है बिकॉज इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वो चारों ऑप्शन में अलग अलग दिया है। सो अगर आप पहला बना सकते हैं देन आप सभी को एलिमिनेट कर पाएंगे इजीली। जैसे कि इसमें अगर बात करें डायग्नोस्टिक समरी, तो समरी कैसे आएगी आपके पास, जब तक आप उसको पेशेंट को समझेंगे नहीं, क्लाइंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन पहले नहीं आ सकता, आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, होम विजिट कैसे होगी, जब तक आप उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे या उससे आप उससे बात नहीं होगी, उसको आप एडमिट नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो आपका सेकंड भी कट जाएगा इस प्रकार से। इनटेक, इंटरव्यू और रेफरल, तो सबसे पहले आएगा आपका रेफरल, उसके बाद इनटेक और इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, पहले रेफरल उसके बाद इनटेक। इनटेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो उसके पेशेंट जाता है, तो कि पेशेंट उसको बिठाएगा, उसके बाद उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसके अनुसार वो जो बोलते हैं कि उसको इंटरव्यू लेने के बाद ही आगे प्रोसेस करता है या डायग्नोस्टिक करता है। सो इसके पहले आएगा रेफरल, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेफरल। देन उसके बाद इनटेक, इंटरव्यू, नेक्स्ट दैट इज होम विजिट और लास्ट विल बी डायग्नोस्टिक समरी। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, प्रॉब्लम्स आर अनमेट नीड्स। चार ऑप्शन में बताइए किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। डी, परलमैन, डी, सी, डी। तो अनमेट नीड्स का मतलब क्या होता है, यस, डी, सी, बी, ए, काफ़ी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अनमेट नीड्स का मतलब होता है कि ऐसी नीड्स जो दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड और जो पूरी ना हो सके। ओके, जैसे कि फिजिकल वेलबींग्स या ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, अप्रिसिएशन ना मिलना, अफेक्शन ना मिलना, तो वो क्या है, ऐसी नीड है जो फुलफिल नहीं हुई, दैट इज़ नॉट फुलफिल और नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड अनमेट नीड्स। सो विच इज़ गिवन बाय दी एच पर्लमैन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी पहला नहीं, डी, एच पर्लमैन। यस, नीड्स दैट आर नॉट, यस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मैच करा लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क, आपको बताना है कि इसमें से केस वर्क का कौन सा सिद्धांत नहीं है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिविजुअलाइजेशन एंड द इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। नीड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, सभी का आंसर ए है। सो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, सो आप आई थिंक ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सो अदर देन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ऑल द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंडिविजुअलाइजेशन एंड द इवैल्यूएशन ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क। सो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पूछा गया है विच इज नॉट द प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क। अब देखिए दोनों यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं, केस वर्क का भी और ग्रुप वर्क का भी। सो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल के बारे में। रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक डिफरेंस ऑफ द ईच इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति का जो भी यूनिक डिफरेंस है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मान्यता देना। अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस जो भी प्रक्रिया है उसमें उचित तरीके से उसका संशोधन करना। एंड द इनेबलिंग ग्रुप मेंबर्स टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो भी ग्रुप मेंबर हैं उनको इनेबल करना, मतलब उनको साथ में लेना किसी भी प्रकार की समस्या जो है उसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसमें। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनसे अलग तरीके से उनसे व्यवहार, उनका जो एटीट्यूड्स है वो होना चाहिए। ये मतलब बोला गया है ऑप्शन नंबर डी में कि ऐसा प्रिंसिपल है दैट द इंडिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड मेंबर के प्रति, जो सदस्य हैं उनके प्रति एक अलग तरीके का एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी, यस यस, मोस्ट ऑफ द सभी के सभी आंसर सही है। सो डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी मेंबर हैं उनसे जो एटीट्यूड होना चाहिए, या बोल सकते हैं कि जो व्यवहार होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, नॉट इंडिफरेंट। ओके, दैट शुड बी सिमिलर एटीट्यूड्स टुवर्ड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिससे आप कंपेयर करते हैं, मॉडल ग्रुप बोल सकते हैं। ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ग्रुप टेकन टू इवेलुएट वंस वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को एवेलुएट करने के लिए बोल सकते हैं, मूल्यांकन करने के लिए एक ऐसा ग्रुप। या अ रिलेटिव लॉन्गर ग्रुप, अ ग्रुप विच अलाउस फॉर द सोशल मोबिलिटी, एक ऐसा ग्रुप जो कि सामाजिक गतिशीलता की अनुमति देता है। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बी 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 डी, प्रियंका गुप्ता, डी कौन से क्वेश्चन का डी आप दे रहे हैं? यस यस, जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिससे आप कंपेयर कर पाएँ या एवेलुएट कर पाएँ अपने आप को, एक मॉडल। ओके, सो ग्रुप टेकन टू इवेलुएट वंस वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफेंस मैकेनिज्म, इनमें से कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? सब्लिमेशन एंड रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन एंड कन्फ्रंटेशन। ऑप्शन नंबर डी, डी आई थिंक सभी का सही है। ओके, कन्फ्रंटेशन ऑफ कोर्स, टकराव या बोल सकते हैं लड़ाई, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ही होता है कि एक जो नेगेटिव एनर्जी है उसको किसी रूप में उसको बोल सकते हैं कि जैसे कि सब्लिमेशन है, रेशनलाइजेशन है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी गलती दूसरे पर मर देना, सिंपल भाषा में बोले। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो बोल सकता है कि उसका रीज़न ये है कि उसने पढ़ाई नहीं की तो फेल हो गया, बट वो बोल सकता है कि टीचर ने मुझे पढ़ाया नहीं, इसी वजह से वो फेल हो गया। दैट मीन्स उसने अपनी गलती को प्रोजेक्ट कर दिया दूसरे के ऊपर। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कन्फ्रंटेशन इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? जैसे सब्लिमेशन है, रैशनलाइजेशन है, प्रोजेक्शन, ओके, रिग्रेशन है। सो दीज आर दी डिफेंस मैकेनिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 17, yes, right. Question number 18, this is the accessory question. The practice of social group work is important for the social action. Social action के लिए सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड इसका रीजन दिया गया है क्योंकि सोशल एक्शन इज एसेंशियली अ ग्रुप एक्टिविटी। सो इसका जो यहाँ पर रीजन दिया गया है कि सामाजिक कार्रवाई अनिवार्य रूप से एक समूह गतिविधि है, मतलब इसमें काफ़ी लोग चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, सोशल एक्शन। सो कौन सा इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा? क्या है जो रीजन दिया गया है यहाँ पर सोशल एक्शन का सही दिया गया है? अगर सही दिया गया है तो काइंडली इसका आप दोनों को पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ओके, यस, बोथ ए एंड आर राइट एंड दी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर सोशल एक्शन को एक्सप्लेन कर दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि जो सोशल ग्रुप वर्क है दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द सोशल एक्शन। सो दोनों ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम प्लानिंग इन दी ग्रुप वर्क प्रैक्टिस इंक्लूड, आपको बताना है क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं प्रोग्राम प्लानिंग में। ग्रुप मेंबर पार्टिसिपेशन, ग्रुप मेंबर्स इंटरेस्ट, द प्रोग्राम कंटेंट एंड दी ऑल द अबव, कि तीनों के तीनों दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग इन दी ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। सो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, डी डी ओके, बी राइट, ऑल द अबव, सो राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोपाउंड बाय दी रथमैन। सो आपको बताने में से कौन सा मॉडल है? लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दी कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये तो नहीं होगा, इतना तो आपको आइडिया रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन ए,
ये ओके ओके, मोस्ट ऑफ द आंसर ऑप्शन ए। सो आप बताइए इनके द्वारा कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, अगर किसी को पता है रॉथमैन के द्वारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से मॉडल थे, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर किसी को पता है लोकेलिटी डेवलपमेंट के अलावा। एनीबडी? सोशल प्लानिंग एंड सोशल एक्शन, राइट। यस यस राइट। अनु, ओके राइट। सोशल प्लानिंग, बर्नाली मैम, राइट। Locality development, social planning and the social action, these are the models given by the Rothman in the community organization. So फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, बॉटम अप कंसेप्ट रिलेटेड टू, बॉटम अप कंसेप्ट किससे रिलेट कर रहा है? मेगा प्लानिंग, मैक्रो प्लानिंग, मेजो प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग। ये आपका मैक्रो हो गया, इससे बड़ा मेजो, देन मैक्रो एंड द मेगा प्लानिंग। सो आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा बस क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो इजीली लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यस यस अर्पिता मैम, अफसर, सभी का आंसर सही है। अभी 21 का आप आंसर दीजिए। यहाँ पर 15 पार्टिसिपेंट हैं बट आंसर कुछ ही लोग दे रहे हैं। ओके, माइक्रो, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। गाइस कंफर्म करिए, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यस, ओके 1 सेकेंड, यस सर, नाउ क्लियर। सो इज इट क्लियर गाइस? दोबारा बताइए, कैरी ऑन। ओके ओके ओके, सो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो प्लानिंग, यस राइट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है बॉटम अप्रोच, मतलब नीचे से ऊपर तरफ। सो प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग होती ही आपका बॉटम लेवल पे है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बैन डायग्राम इज वन ऑफ द कॉमनली यूज मैथड्स। आपको बताना है कि जो मेथड है बैन डायग्राम का कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है? इंस्टीट्यूशनल अप्रेजल में, गवर्नमेंट अप्रेजल, नॉन गवर्नमेंट अप्रेजल एंड दी पार्टिसिपेटरी रोल अप्रेजल। सो पीआरए बोलते हैं इसको। पीआरए का नाम सुनते ही आपको शायद ये क्वेश्चन आप लगा लें। दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन कौन से मेथड हैं? पीआरए में बहुत सारे मेथड यूज होते हैं, जैसे कि आपका डायग्राम बना करके इंटरव्यू करना, स्ट्रक्चर या फिर रैंकिंग करना, प्रेफरेंस रैंकिंग जिसको बोलते हैं ना। जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अब उन सब प्रॉब्लम को ले लेना, उसको रैंक करना, कौन सी पहले सॉल्व करना है, कौन कौन सी इश्यू है, कैसे उसका सोल्यूशन निकलेगा, ये सभी चीज़ें मैपिंग के माध्यम से, मॉडलिंग के माध्यम से, ये सभी के सभी जो है मेथड्स यूज होते हैं। बैन डायग्राम का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा ही होगा, पेपर 1 में आपने पढ़ा होगा बैन डायग्राम मतलब लाइक दिस, डिफरेंट ये स्ट्रैटेजी, जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी, सेकंड वन इज द लाइक रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, थर्ड नेक्स्ट सोल्यूशन स्ट्रैटेजी। तो इस प्रकार से इसको बैन डायग्राम बोलते हैं। डी, यस यस अफसर, तो आप यस, ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट, सभी का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23, इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। एसोसिएशन एंड द रीजन दिया है। एसोसिएशन में द एफर्ट्स ऑफ इनिशिएटिंग कम्युनिटी चेस्ट एट द लेवल ऑफ लोकल कम्युनिटी आर क्वाइट फ्यू इन इंडिया एट प्रेजेंट। और इसका चेस्ट का, कम्युनिटी चेस्ट का मतलब होता है कि कम्युनिटी के द्वारा फंड को मतलब ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो कि फंड जनरेट करते हैं फॉर द चैरिटी पर्पज और फॉर द पब्लिक वेलफेयर। सो काइंड ऑफ इसको बोलते हैं कम्युनिटी चेस्ट। इसका रीजन दिया गया है, हैड देयर बीन बेटर एफर्ट एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी टू पुल टुगेदर द सोशल रिसोर्सेज द कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया वुड हैव बीन बेटर। मतलब बोला गया है कि अगर सही तरीके से संसाधनों का एक साथ उनको इकट्ठा किया जाएगा, जो भी सोशल रिसोर्सेज हैं, तो इससे जो है भारत में सामुदायिक जीवन जो है बेहतर हो सकता है। ये इसका रीजन दे दिया गया है। ओके, और यहाँ पर जो असेसन दिया था कि अगर सही तरीके से एफर्ट किया जाए कम्युनिटी लेवल पर एट द लेवल ऑफ लोकल कम्युनिटी, सो एट अ क्वाइट फ्यू इन इंडिया, मतलब अभी इंडिया में उतना एफर्ट नहीं हो रहा है, मतलब स्थानीय समुदायों के स्तर पर सामाजिक चेस्ट शुरू करने के प्रयास इस समय भारत में काफ़ी कम है।
सो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? कम क्यों है इसका रीजन अगर यहाँ दिया गया होगा तो आप इसको लगा सकते हैं सही। बोथ ट्रू। ओके, सी, ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोथ इसमें दोनों ही सही दिए गए हैं कि इंडिया में भी बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट इसमें जैसे कि यहाँ पर रीजन दिया गया है कि एफर्ट कोशिश किया जाए एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी लेवल जस्ट टू पुल आउट ऑल द सोशल रिसोर्सेज। सो पॉसिबिलिटी है कि दैट कुड बी दैट हैज़ बीन अ मच बेटर इन द कम्युनिटी लाइफ ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और आपको पेयर करना है कंट्री के साथ, नेशनल ओरिजिन, एंड दीज आर दी इंटरनेशनल इनिशिएटिव लाइक दी DFID, USAID, तो इसको तो आप लगा सकते हैं इजली, NCRDA, NDA, NIDA। जैसे कि यहाँ पर USA लिखा हुआ है तो आप इसको इससे पेयर कर लेंगे। व्हाट अबाउट अदर्स? सो बी विल पेयर विद द फर्स्ट। सो आपके बीच तो सभी में है तो आप इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। अब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सभी लोग आंसर देंगे। ऑल द 16 पार्टिसिपेंट प्लीज़ इसका सही आंसर दीजिए, और आंसर आपको देना चाहिए चाहे गलत हो या सही हो। यहाँ पर कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर आप यहाँ आंसर देंगे और गलत होगा तो आपका ये क्वेश्चन जो है दोबारा गलत नहीं होगा। ओके, इसी वजह से आंसर दिए जाते हैं ताकि आप दोबारा गलती ना करें। सो व्हाट इज DFID? DFID का मतलब क्या होता है? एंड USAID का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एंड दैट इज द CIDA मीन्स कैनेडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एंड दैट इज द DANIDA, दैट इज द डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। सो ये आपका कहाँ की है? डेनमार्क। यस, ये डेनमार्क से है, तो इसको आप किसके साथ पेयर कर सकते हैं? एंड द फर्स्ट वन दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 24, डेनमार्क। यस यस, राइट। ऑप्शन नंबर सी। सी कहाँ से आ जाएगा इसमें? आप सही से पेयर नहीं किया आपने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। DFID यूके से है, USAID आपका USA से होगा, और ये आपका वैसे ही पेयर कर रहा है डेनमार्क से, एंड CIDA दैट इज द कैनेडा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर दीजिए। द रिसर्च डिजाइन दैट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को स्थापित करने के लिए आपको बताना है कौन सी जो रिसर्च डिजाइन है वो एक्सप्लेन कर सकती है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, केस स्टडी डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, एंड दी नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है जो कि डिफरेंट वेरिएबल्स को रिलेशन को एक्सप्लेन कर सकती है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, पेपर 2 में भी आपने पढ़ा होगा रिसर्च, उसके अलावा MA में भी आपने एक पूरा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। यस, क्वेश्चन नंबर 25 का ये अभी कोई ऐड हुआ है, 16 पार्टिसिपेंट हो गए हैं, अभी तो पूरा क्लास खत्म होने पर है। कौन हुआ है अभी ऐड? प्लीज़ टाइम पे आइए तो इससे आपका भी बेनिफिट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। ओके, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दैट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। सो ये सही है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ओके गाइस, सो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपने इसमें से कुछ सीखा होगा, और प्रैक्टिस करते रहिए सभी PYQ जितने भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और जो भी आपके गलत हुए हैं उसको आप मार्क कर लिया करिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो गलत हो गया उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आप दोबारा सभी क्वेश्चन तो नहीं रिपीट करेंगे ना, दोबारा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सो केवल वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो आपके गलत हो जाते हैं, उसको मार्क कर लीजिए। और ये जो पेपर हैं आपको ईजिली मिल जाएंगे, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो सभी पेपर मिल जाएंगे, तो आप उनका प्रिंट आउट कर लें या फिर डायरेक्ट मोबाइल में आप देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। So this is all about this session, guys. Thank you so much for joining this session, and we will continue the question from 25 to 26 to 50 in tomorrow session. Okay.
Yes. So sir, I have to leave now. I am mid of the international office. Okay. Okay, no issue. You can leave now, and thank you so much guys for joining this session. Voice is breaking. No issue, session वैसे भी complete हो गया है. Okay, okay.